भरतपुर नामक एक गांव था जहां बर्फीली ठंड का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। ठंडी हवाएं मानो लोगों की हिम्मत को परख रही थी। उसी गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया राजेश थे और उनके साथ उनकी पत्नी सीता रहती थी। उन दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम आशा था। इसके अलावा राजेश के बड़े भाई की 2 बेटियां भी उन्हीं के साथ रहती थी, क्योंकि उनके माता पिता का बहुत साल पहले ही देहांत हो चुका था। रानी, कोमल, अब बहुत हो चुका है। अब मैं तुम दोनों को और नहीं पाल सकता। तुम दोनों इस घर से चली जाओ। वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत सह लिया है। तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद से मैं ही तुम दोनों को पालता आ रहा हूँ, लेकिन अब मुझसे और नहीं होगा। तुम दोनों इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। चाचा जी, ये आपको अचानक क्या हो गया है? आप तो हम दोनों से बहुत प्यार करते थे, फिर आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम इस घर से निकलकर कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? क्या खाएंगे? आपके अलावा इस दुनिया में हमारा है ही कौन? रानी, अब इन सारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम दोनों यहाँ से चली जाओ और दोबारा कभी लौटकर मत आना। रही बात रहने की जगह की, तो हमारे गांव के कोने में जो एक टूटी सी झोपड़ी है, तुम दोनों वहीं रह लेना। राजेश चाचा के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही कोमल की आंखों में आंसू आ गए। कोमल रानी से छोटी थी, इसलिए छोटी छोटी बातों पर भी उसकी आंखें भर आती थी। चाचा जी, आप ऐसा मत कीजिए। आपके बिना दीदी और मैं कैसे रहेंगे? हम क्या खाएंगे? कैसे जिएंगे? एक बार तो हमारे बारे में भी सोचिए चाचा जी। अरे, तुम दोनों को समझ में नहीं आता क्या? कब से तुम्हारे चाचा जी कह रहे हैं कि अब इस घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है, और तुम हो कि नाटक किए जा रही हो। अब और समय मत गवाओ, रात होने वाली है, ठंड और भी बढ़ जाएगी। अभी इसी वक्त निकल जाओ और अपने नए घर उस झोपड़ी की तरफ जाओ। ठीक है चाची जी, हम चले जाते हैं, लेकिन इतनी कड़ाके की ठंड में हम दोनों ऐसे कैसे बाहर जाएं? जो थोड़े बहुत गर्म कपड़े हमारे थे वही हमें लौटा दीजिए, ताकि कम से कम इस ठंड से खुद को बचा सकें। अरे, अब तुम दोनों को इस घर से कुछ भी नहीं मिलेगा। उस झोपड़ी में कुछ कंबल पड़े होंगे, उसी से काम चला लेना। और अब मुझे कुछ भी नहीं कहना है। तुम दोनों अभी के अभी बिना एक पल भी गवाए यहाँ से निकल जाओ। राजेश की ऐसी कड़वी बातें सुनकर उसकी बेटी आशा को भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो रानी और कोमल के साथ ही बड़ी हुई थी। इसी वजह से उसके मन में उन दोनों बहनों के लिए कोई बुरी भावना नहीं थी। उधर अपने चाचा से ऐसी बातें सुनकर रानी और कोमल भी वहां एक पल तक नहीं रुकी और बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल आई। रानी और कोमल दोनों बहनें ठंड से कांपती हुई अपने नए घर उस टूटी फूटी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। दीदी, इस टूटी फूटी झोपड़ी में तो किसी तरह आ गए हैं और जैसे तैसे रह भी लेंगे, मगर इस कड़ाके की ठंड से कैसे बचेंगे? चारपाई पर पड़े दोनों कंबल भी ठीक हालत में नहीं हैं, और खाने का क्या करेंगे? चाचा जी ने तो एक पल के लिए भी हमारे बारे में नहीं सोचा। छोटी, तू फिक्र मत कर, मैं कोई ना कोई काम ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। अभी तो हालात जैसे हैं वैसे ही निभाना पड़ेगा। ठंड के लिए इन्हीं 2 कंबलों से काम चला लेंगे। तू बस हिम्मत बनाए रख छोटी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। इसी तरह दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए पटे हुए कंबलों को अपने ऊपर ओढ़कर चारपाई पर बैठ गए। दीदी, धीरे धीरे रात होने वाली है। हमने आज दिन भर कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया। छोटी, मुझे भी बहुत भूख लगी है, लेकिन अभी क्या करें यही सोच रही हूँ। क्यों ना ऐसा करें, तुम यहीं घर में रहो, बाहर बहुत ठंड है। मैं बाहर जाकर आज के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन दीदी, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है। हमारे पास तो गर्म कपड़े भी नहीं है। ऐसे में आप इस कड़ाके की ठंड में बाहर कैसे जाएंगी? ठंड तो बहुत है, लेकिन और कर ही क्या सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। देखते हैं बाहर जाकर क्या कर पाती हूँ।
क्या इंतजाम हो सकता है। भगवान करे आज कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर हो जाए। रानी अपनी छोटी बहन कोमल से ये कहकर ठंड से कांपते हुए खाने का कुछ इंतजाम करने घर से बाहर निकल पड़ी। कड़ाके की ठंड में कांपती हुई रानी अपनी छोटी बहन और खुद के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने की हिम्मत जुटाकर घर से बाहर निकल पड़ी। अरे बेटी, इस कड़ाके की ठंड में बिना गर्म कपड़ों के कहाँ जा रही हो? ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। वैसे तुम हो कौन? मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाया। चाचा, मैं थोड़ी सी मदद की तलाश में बाहर आई हूँ, लेकिन बाहर जिस तरह कड़ाके की ठंड पड़ रही है उस वजह से कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा जिससे मैं मदद मांग सकूं। आप ही यहाँ अकेले बैठे मिले, इसलिए आपके पास चली आई। क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं चाचा? बेटी, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तेरी पूरी मदद करूंगा, पर बुरा ना मानना, जरा अपना नाम पता तो बता दे। क्या जाने शायद मैं तुझे पहचान जाऊं। मेरा नाम रानी है चाचा। मैं राजेश चाचा की भतीजी हूँ। मेरी एक छोटी बहन भी है, कोमल। आज पता नहीं क्या हुआ कि राजेश चाचा ने मुझे और मेरी बहन को अपने ही घर से निकाल दिया। अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है चाचा, अगर हो सके तो हमें खाने के लिए कुछ दे दीजिए। अरे बेटी, राजेश की भतीजी मतलब तुम मोहनलाल की बेटी हो। मैं तुम्हारे पिता को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। वैसे बेटी, तुम मुझे अपने घर का पता दे जाना, मैं कभी कभी तुमसे मिलने आया करूँगा। और अभी चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे लिए और कोमल के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। अब चलिए, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। पूरा शरीर धीरे धीरे सुन्न होता जा रहा है। रानी के ऐसा कहते मोतीलाल उसे अपने साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। रात का गहरा सन्नाटा चारों ओर फैल चुका था। ठंड की तीव्रता पल पल बढ़ती जा रही थी और आसमान से गिरती बर्फ की रफ्तार भी अब और तेज हो चुकी थी। छोटी, पता है, जब मैं खाने का इंतजाम करने बाहर निकली थी तो मुझे पूरे गांव में कोई नहीं मिला। मिले भी कैसे? इतनी कड़ाके की ठंड थी कि सब अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। तभी रास्ते में एक चाचा मिले। उनसे बात हुई तो पता चला कि वे हमारे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने मुझे अपने साथ अपने घर ले लिया और हम दोनों के लिए खाना भिजवा दिया। वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। अब ज्यादा बातें छोड़ो दीदी, चलो दोनों खाना खा लेते हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ छोटी, चलो खाना खा लेते हैं। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। रानी ऐसा कहकर दोनों बहनें अपने अपने थाल लेकर चारपाई पर बैठ गईं और खाना खाने लगी। छोटी, रात जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ठंड भी उतनी ही तेज होती जा रही है। चलो दोनों किसी तरह इन कंबलों में लिपटकर सो जाते हैं। अरे चाचा, आप यहाँ इतनी सुबह सुबह, वो भी इतनी कड़ाके की ठंड में आ गए। इस वक्त आने का क्या कारण हुआ चाचा? ठंड तो बहुत तेज है, फिर भी आप इतनी दूर से चले आए। बेटी, मैंने सोचा था कि रात के खाने के लिए तो तुम्हारे हाथ से खाना भिजवा दिया था, और सुबह तुम दोनों क्या खाओगी, यही सोचकर मैं थोड़ा बहुत खाने का सामान लेकर आ गया। फिर सोचा कि तुमसे तो मैं मिल चुका हूँ, लेकिन कोमल से अभी तक मिला भी नहीं था, इसलिए मैं आ गया। अच्छा, तो आप ही मोतीलाल चाचा हैं। दीदी ने घर आकर आपके बारे में बताया था। आप सच में बहुत अच्छे हैं चाचा जी।
रात के खाने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चाचा, आप खड़े क्यों हैं? आइए ना, यहाँ बैठिए। रानी के ऐसा कहने पर मोतीलाल अपने हाथ में लिया हुआ थैला रख देता है और खुद भी चारपाई पर बैठ जाता है। बेटी, मैं तुमसे एक जरूरी बात पूछना चाहता हूँ। राजेश ने तुम दोनों को इस तरह अचानक घर से क्यों निकाल दिया? क्या उसने कोई वजह बताई या तुम्हें कुछ अंदाजा है कि ऐसा क्यों हुआ? तुम्हारे पिता बहुत नेक और अच्छे इंसान थे, सब उनका सम्मान करते थे, लेकिन तुम्हारे चाचा वैसी सोच के नहीं हैं। राजेश का स्वभाव थोड़ा अलग किस्म का है, इसलिए ये बात मुझे बार बार परेशान कर रही है। पता नहीं चाचा, परसों तक तो हालात बिल्कुल ठीक थे और कुछ भी गलत नहीं लग रहा था, लेकिन कल अचानक न जाने क्या हुआ कि चाचा गुस्से में आ गए। उन्होंने बिना कुछ समझाए हमें घर से निकाल दिया और उसके बाद हमें यहीं इस झोपड़ी में रहने को कह दिया। तब से हम यही सोच रहे हैं कि आखिर हमारी क्या गलती थी। ये कैसी बात हुई भला? बिना कोई साफ वजह बताए घर से निकाल देना सच में बहुत अजीब लग रहा है। खैर बेटियों, अब इन बातों को छोड़ो और अपना मन छोटा मत करो। याद रखना, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल तक तुम दोनों के लिए कुछ गर्म कपड़ों का इंतजाम कर सकूं। अभी मुझे चलना होगा, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। थैले में थोड़ा बहुत खाने का सामान है, पहले वही खा लेना। मोतीलाल ये कहकर दोनों को अपना ख्याल रखने की हिदायत देता है और वहां से धीरे धीरे निकल जाता है। समझ नहीं आता राजेश ने ऐसा क्यों किया। जिन दोनों बहनों के सिर से माँ बाप का साया उठ चुका है, उन्हें इस तरह घर से बाहर निकाल देना बहुत गलत लगता है। बिना किसी वजह के ऐसा कदम उठाना किसी भी तरह ठीक नहीं है। अब तो मुझे खुद राजेश के घर जाकर उससे इस बारे में साफ साफ बात करनी ही होगी। अरे मोतीलाल भैया, अंदर आइए। पहले आराम से बैठ जाइए, फिर इत्मीनान से बातें करेंगे। राजेश के ऐसा कहने पर मोतीलाल चारपाई पर आकर बैठ गया। हाँ मोतीलाल भैया, आराम से बताइए, इस कड़ाके की ठंड में मेरे घर आने की क्या जरूरत पड़ी? आप बेझिझक कहिए। अरे राजेश, बात तो बड़ी है। दरअसल कल जब मैं बाजार से लौट रहा था तो थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी तुम्हारे बड़े भैया की बेटी मुझसे मदद मांग रही थी। पहले तो मैं उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन बाद में ध्यान से देखा तो पहचान गया। ये सब छोड़, मुझे ये बता, तूने अचानक दोनों बहनों को घर से क्यों निकाल दिया? मोतीलाल की सारी बातें सुनकर राजेश के अंदर गुस्सा आया, लेकिन मोतीलाल उम्र में उससे बड़ा था। इसी वजह से उसने अपने गुस्से को दबा लिया और शांत, धीमे स्वर में बोलने लगा। मोतीलाल भैया, आपको इस तरह मेरे घर आकर मुझसे सीधे बातें नहीं पूछनी चाहिए थी। राजेश, चिंता मत कर, तू मुझे सब कुछ बता सकता है। मैं वादा करता हूँ किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। बस तू इस काम की वजह तो बता। ठीक है मोतीलाल भैया, आपको जानना है तो सुनिए। ये जो घर, जमीन और जायदाद है, ये सब मेरे बड़े भाई की मेहनत की कमाई है। जाते जाते भैया ये सब अपनी दोनों बेटियों के नाम कर गए थे, लेकिन मैं चाहता था कि ये सब मेरे नाम हो जाए। पंचायत ने कहा था कि जब तक दोनों बहनें 18 साल की नहीं हो जाती तब तक मैं उन्हें पालूं। मैंने 18 साल तक उन्हें पाला, फिर सही वक्त आने पर अपनी चाल चलकर उन्हें घर से निकाल दिया। बस यही वजह है। राजेश की ये सारी बातें सुनकर मोतीलाल पूरी तरह हैरान रह जाता है और मन ही मन गहरी सोच में डूब जाता है। हे भगवान, ये कैसा इंसान है? अपने ही खून की भतीजियों को दौलत के लिए पालता उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। लगता है राजेश को भगवान ने दिल ही नहीं दिया। अरे क्या हुआ मोतीलाल भैया, आप किस सोच में पड़ गए?
मैंने तो आपको भरोसे में लेकर सब कुछ बता दिया है। आप ये बातें किसी के सामने जाहिर मत कीजिएगा। तू चिंता मत कर राजेश, ये सारी बातें किसी को पता नहीं चलेंगी। अब मैं चलता हूँ, ठंड भी बहुत है, जल्दी घर पहुँचना पड़ेगा। अरे मोतीलाल भैया, आप कितने दिनों बाद आए हैं? आप तो हमारे घर आते ही नहीं हैं। चलिए कम से कम एक कप चाय तो पी लीजिए। नहीं नहीं राजेश, मैं फिर कभी आऊंगा चाय पीने। अभी मैं चलता हूँ, ठंड भी समय के साथ तेज होती जा रही है। ठीक है, तो फिर किसी दिन चाय पीने जरूर आना। हम दोनों चाय के घूंट लेते लेते आराम से बातें करेंगे। ठीक है राजेश, अब काफी देर हो चुकी है, मैं तुरंत निकलता हूँ, शाम भी हो गई है। ऐसा कहकर मोतीलाल वहां से चला जाता है। रात का गहरा सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ था। बर्फ गिरने की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी और ठंडी हवाएं सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। उसी सन्नाटे भरी रात में मोतीलाल भी अपने कमरे में बैठा हुआ था, गहरी सोच में डूबा। मन ही मन आज घटी सारी बातों को याद कर रहा था। आज राजेश से सब कुछ सुनकर मेरा मन बहुत बोझिल हो गया है। समझ में नहीं आता इंसान कैसे इतना गिर सकता है, वो भी अपने ही खून के साथ ऐसा सलूक करते हुए। अब उन दोनों बेटियों के लिए जितना हो सके उतना करना ही होगा, नहीं तो मेरा सबसे अच्छा मित्र जो आज जहां भी है मुझसे नाराज हो जाएगा। कल सुबह मैं उनके लिए कुछ खाने पीने का सामान और थोड़े गर्म कपड़े लेकर जरूर जाऊंगा। रात होते होते बर्फबारी इतनी तेज हो गई कि रानी और कोमल के घर के अंदर तक बर्फ घुसने लगी। दोनों बहनें ठंड से कांपती हुई फटी हुई रजाई ओढ़े बैठी थी और किसी तरह खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रही थी। दीदी, ठंड तो और ज्यादा बढ़ती जा रही है, ऐसे में तो हम दोनों बीमार पड़ जाएंगे। पता नहीं हमें किस गलती की सजा मिल रही है। इन फटे कंबलों के सहारे हम कितने दिन रह पाएंगे? गर्म कपड़े तो दूर, हमारे पास पहनने के लिए भी ढंग के कपड़े नहीं हैं। सच में हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। छोटी, तू हिम्मत रख और भगवान पर भरोसा रख। हो सकता है भगवान हम दोनों की कोई परीक्षा ले रहे हों और हमने ऐसी कोई गलती नहीं की है कि हमें इतनी बड़ी सजा मिले। अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो यही कुछ ना कुछ करके जरूर रहेंगे। चाचा ने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और अब हम उस घर में कभी वापस नहीं जाएंगे। आप जैसी दीदी हर किसी को नहीं मिलती। आपकी बातें सुनकर सच में अपने आप हिम्मत आ जाती है। हम दोनों मिलकर इन बुरे दिनों से लड़ेंगे दीदी। एक ना एक दिन हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और चाचा भी एक दिन हमारे पास आकर हमसे माफी जरूर मांगेंगे। हाँ छोटी, तेरी बातें सुनकर मुझे भी बहुत सुकून मिलता है। तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। और देख छोटी, भगवान ने हमें इसी मुसीबत के समय मोतीलाल चाचा से मिलवाया है। जरूर भगवान कुछ अच्छा ही करेंगे, बस हमें धैर्य रखना पड़ेगा। खैर दीदी, अभी ये सब छोड़िए, रात बहुत हो चुकी है और बर्फ भी तेजी से गिरने लगी है। चलिए किसी तरह इन कंबलों में लिपट कर सो जाते हैं। कल जो होगा कल देखा जाएगा। जैसा आपने कहा, भगवान कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर ही देंगे। अगली सुबह मोतीलाल दोनों हाथों में थैलियां लिए हुए रानी और कोमल के घर आ पहुंचे। अरे चाचा जी, आप तो विश्वास नहीं करेंगे। कोमल और मैं अभी अभी आपके ही बारे में बातें कर रहे थे और आप सच में आ भी गए। बेटी, तुम दोनों इन दिनों इतनी कड़ाके की ठंड में बिना गर्म कपड़ों के रह रही हो। इसी वजह से मैं तुम दोनों के लिए कुछ गर्म कपड़े और खाने पीने का सामान लेकर आ गया हूँ। मोतीलाल की ये बातें सुनकर रानी और कोमल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चाचा जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। हमारे अपने सगे चाचा ने भी हमारे बारे में उतना नहीं सोचा जितना आप हमारे लिए कर रहे हैं। मोतीलाल ने दोनों थैलियां चारपाई के पास रख दी
और खुद भी चारपाई पर बैठ गए। वैसे बेटी, कल मैं तुम दोनों के यहाँ से निकलकर तुम्हारे चाचा राजेश से मिलने उसके घर गया था। वहां जाकर मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जिन्हें जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। राजेश ने मुझसे किसी से कुछ भी ना कहने को कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम दोनों को ये बातें जानना बहुत जरूरी है। हाँ चाचा जी, बताइए, चाचा ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने एक बार भी हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा? हमें इस हालत में अकेला छोड़ते हुए उनका दिल कैसे मान गया? तो सुनो बेटी, तुम्हारे चाचा के पास जो आज घर जायदाद है, वह सब तुम्हारे पिता की मेहनत की कमाई थी। तुम्हारे पिता जाते जाते वह सब कुछ तुम दोनों बहनों के नाम कर गए थे, लेकिन उस समय तुम दोनों बहुत छोटी थीं। इसलिए पंचायत ने फैसला किया कि 18 साल की उम्र होने तक राजेश को इंतजार करना पड़ेगा, तभी वह सारी जायदाद तुम्हारे नाम से उसके नाम हो पाएगी। इसी बहाने उसने तुम्हें पाला, फिर धोखे से तुमसे दस्तखत करवा लिए और काम निकलते ही तुम दोनों को घर से निकाल दिया। मोतीलाल की ये सारी बातें सुनकर दोनों बहनों को बहुत गुस्सा आया और उनका मन गहरे दुख से भर गया। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि चाचा के मन में इतनी बड़ी साजिश हो सकती है। हम सब साथ रहते थे, तो क्या हम दोनों बहनें घर जायदाद लेकर भाग जाती? हम तो हमेशा एक परिवार बनकर साथ ही रहे हैं। अगर चाचा हमसे सीधे कह देते तो हम खुशी खुशी दस्तखत कर देते। ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत गहरा दुख पहुंच रहा है। जो हुआ सो हुआ बेटिया, अब इन बातों को छोड़ो। भगवान जरूर तुम दोनों पर कृपा करेंगे और मैं तो हूं ही तुम्हारे साथ। अभी मैं चलता हूं, तुम दोनों अपना ध्यान रखना और अच्छे से रहना। इतना कहकर मोतीलाल अपने घर की ओर चल पड़े। कुछ दिनों बाद अचानक रानी और कोमल के घर दो आदमी आ पहुंचे। अरे मोनो, जरा इस घर के लोगों को बुला लेना। अरे घर में कोई है क्या? जरा आवाज तो लगाइए, हम कुछ जरूरी काम से आए हैं। मोनू की पुकार सुनकर कोमल और रानी बाहर आ जाते हैं। हाँ जी, बोलिए, आप लोग किस काम से आए हैं? बहन जी, हम इतनी कड़ाके की ठंड में एक जरूरी काम से यहाँ आए हैं। दरअसल आपके इस घर की जगह से शहर जाने का रास्ता बनने वाला है, इसलिए ये घर हमें लेना पड़ेगा। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, इसके बदले आपको अच्छी खासी रकम दी जाएगी, जिससे आप आराम से अपना नया घर बना सकेंगी। और ये हमारे गुरुजी हैं, इनका नाम गिरिधर है। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचती हैं, जरा बताइए। मोनू से ये सारी बातें सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और दोनों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। क्या आप लोग सच में ये कह रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा भी भला होगा और आप लोगों का रास्ता भी बन जाएगा। हमें ये मंजूर है। आप लोग बताइए हमें क्या करना होगा। हम ये घर आप लोगों के नाम कर देते हैं। तो सुनो बेटियों, मैं तुम दोनों को सब कुछ साफ साफ समझा देता हूँ। आज हम तुम्हारे घर और पूरी जमीन का माप लेंगे। उसके बाद ये सारे कागजात अपने दफ्तर में जमा करेंगे। फिर मोनू आएगा और तुम दोनों से दस्तखत करवाएगा। इसके बाद तुम्हें तुम्हारे घर की पूरी रकम दे दी जाएगी। फिर हम ये घर तुड़वाकर रास्ता बनाने का काम शुरू कर देंगे। तो क्या हम इस बात को पक्का समझें? हाँ चाचा जी, आप हमारी तरफ से इसे पक्का ही समझिए। और आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हम पर इतना बड़ा उपकार करने के लिए। तो फिर ठीक है, अब हम चलते हैं। कल मोनू आकर सारा काम कर जाएगा। गिरधर ये कहकर मोनू के साथ दोनों बहनों से विदा लेते हुए धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बीत गए। रास्ता बनने के बाद रानी और कोमल की जिंदगी में खुशियां लौट आईं। दोनों ने एक नया घर खरीद लिया और अब खुशी खुशी रहने लगी। देखा बेटियों, भगवान ने आखिर तुम दोनों पर कृपा कर ही दी। आज तुम दोनों के पास राजेश से भी कहीं ज्यादा सुख सुविधा और धन है। उसका सारा धन दौलत उसके अहंकार के साथ ही उससे छिन गया और भगवान ने तुम दोनों को एक नया जीवन दे दिया। इसलिए हमेशा सब्र रखना चाहिए, क्योंकि आखिर में सच और अच्छाई की ही जीत होती है और बुराई खुद अपने ही बोझ तले दब जाती है। हाँ चाचा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अंत भला तो सब भला। आपकी बातें सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। हाँ चाचा जी,
आपने बिल्कुल सही कहा, अंत भला तो सब भला। आपकी बातें सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। कुछ समय बाद लोगों के मुंह से रानी और कोमल को पता चला कि राजेश का सारा धन दौलत लुट चुका है। अहंकार और लालच ने उसे बिल्कुल खाली हाथ कर दिया था। ये सुनकर राजेश अपनी पत्नी सीता के साथ पछतावे में डूबा हुआ दोनों बहनों से मिलने उनके घर आ पहुंचा। राजेश और सीता जब घर के अंदर आए तो रानी और कोमल उन्हें देखकर चौंक गईं। राजेश का चेहरा उतरा हुआ था और उसकी आंखों में पछतावे की साफ झलक थी। अब उसमें पहले वाला घमंड नहीं, बल्कि टूटे हुए इंसान की बेबसी नजर आ रही थी। बेटियों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा सब कुछ लुट गया है। आज मैं खाली हाथ हूं। तुम दोनों मुझे माफ कर दो और हमें फिर से अपना लो। अपने लालच में मैंने अपना ही परिवार खो दिया। चाचा जी, जब आपके पास सब कुछ था तब आपने हमें ठुकरा दिया। आज जब आपका धन और घमंड दोनों खत्म हो गए तब आपको हमारा ख्याल आया। उस दिन जब हम आपके सामने गिड़गिड़ा रहे थे तब आपने हमारी एक नहीं सुनी।